the people of India. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, give to ourselves this constitution. भारत को संविधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार गरीब और अछूत था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पर उनमें गजब का दृढ़ संकल्प यानी विल पावर और जोश था, जिसकी वजह से उनको एक अलग पहचान मिली। बचपन से ही भीमराव की रुचि यानी इंटरेस्ट पढ़ाई में था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय किताबें पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने में लगाया करते थे। एक दिन की बात है, भीमराव अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए निकले ही थे कि आसमान में काले काले बादल घिराए और बिजली चमकने लगी। देखते ही देखते झमझम बारिश भी शुरू हो गई। बच्चों को तो छुट्टी का बहाना चाहिए था। सारे बच्चे शोर मचाते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ पड़े, पर भीमराव ने अपनी किताबों को बचाते हुए स्कूल की तरफ दौड़ लगाई। छाता न होने की वजह से वो पूरी तरह से भीग गए, मगर अपनी किताबों को बारिश से बचा दिया। इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें इस बात का एहसास था कि उनकी पढ़ाई और किताबों के लिए उनके पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपने परिवार के साथ मुंबई में एक चौल में रहा करते थे। रात के सन्नाटे में वो चिमनी की रोशनी में पढ़ा करते थे। उनकी कुछ नया सीखने की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ने उन्हें कई सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस का ज्ञाता बना दिया। भारत में उस समय प्रचलित कास्ट सिस्टम की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास से और स्ट्रॉन्ग विल पावर से आगे बढ़ते रहे। भीमराव ने अलग अलग बहुत सारी भाषाएं सीखी, जैसे संस्कृत, इंग्लिश और पर्शियन। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, एंथ्रोपोलॉजी और सोशल स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, वो भी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से। आज के भारत के निर्माण में उनका विशेष योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार माने जाते हैं। भारत का संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया और ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल्स यानी 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 94 अमेंडमेंट्स हैं। हमारे इस संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज भी हम एक महान नेता और समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। इधर तो ऐसा लगता है मुझे
कि छुआछूत अभी भी है। गांव में तो बहुत ज़्यादा चलता है। पानी को अगर जा रहे तो उनको ये भी प्रॉब्लम होती थी कि मैं जिस बर्तन को लेके जा रही हूँ उनको वो भी टच हुआ तो वो गुस्सा आता था उनको। दूर नहीं खड़ी रह सकती है, यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। भगवान का जो वो होता है ना तुलसी का, वो तो मुझे अभी भी याद है। मेरी एक फ्रेंड की माँ मुझे बहुत डांटी थी, तू उसके पास क्यों खड़ी है, तेरी परछाई गिर रही है ना उसके ऊपर, दूर नहीं खड़ी हो सकती है। हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम उनके साथ में, कभी उनके साथ मिलकर हम चल नहीं सके, हमारी कैपेसिटी होते हुए भी। कास्ट जो है अभी के समय में अनटचेबिलिटी वाली नहीं चलती है। पहले जो थी अनटचेबिलिटी विजुअल थी, अभी जो है इनविजुअल है। कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में या फिर किसी जो हाई पोस्ट पे है, स्पेशली जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है। सरनेम से पता चलता है अच्छा आप एससी कैटेगरी से, क्या जरूरत नहीं है ना कि सब बात की। इसी रोड के उस तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक अपर कास्ट क्लास सोसाइटी है। वहाँ पर कचरे की आपको कभी समस्या नहीं दिखाई देगी। वहाँ पर क्लीन अप की गाड़ियाँ दिन भर घूमती हैं। यहाँ पर दिन में एक बार आके जाएगी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि स्टेट मशीनरी जानबूझकर तो ये नहीं कर रही कि ये गंदा दिखाई भी दे। What one may say is, they are just taking pride in their caste. What is the problem? But is such pride free of perpetuating caste disgust? Right? And it's not. The problem is this also fits well with being modern. No, I'm just taking pride in my caste. Fine, but are you thinking that anyone else can be warrior? Are you thinking that all can be equal? He was, that's why we are. मुझे अभी भी याद है बाबा साहब अम्बेडकर के गाने जो गांव में औरतें काम करती है ना, वो पूरा दिन बहुत गाती है। मुझे लगता है लोगों को एक मोटिवेट कर दे। There are people who follow Ambedkar as an ideology. अम्बेडकर जी की तो उनका जो पे बैक सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट। उनके ऐसे अलग अलग थॉट से जो इंस्पायर करते हैं और कभी भी हर सिचुएशन पे याद आते हैं। कभी भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तो याद आते हैं। आपको हमारी कम्युनिटी मालूम है, लेकिन हमने आपकी पूछनी, फिर भी हमारे साथ बैठे। ये इसका कमाल है। बुद्ध की ओर लेके गए, बोले सब तुम्हारे साथ आएंगे। बालदाटी नहीं करत आज हमारे। हां हमार बालदाटी बद भैया हम कदी ने बालदाटी करा जाए तो किसे में अबड़ाई છે અમાર નાય કે બંધો કર્યો છે ભંગ્યાન કામ મંદિર માં તો કોઈ જવા જ નથી દેતા। આ અમારે મોળાકતની પૂજા કરવી હોય તો બહાર બેસીને કરવાની, અંદર નહીં જવાનું। બધાને કે અમને સ્કૂલ માં ક્યાં ગાબે તમે ભંગ્યા છે માણ જતા તુઈ ડર சொல்வாங்க આ તુઈ போய் அங்க ஊரை விட்டு போடணும்। அங்க பூரா தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதி, கடகார வந்து உயர்ந்த ஜாதி, உள்ளெல்லாம் போக முடியாது। तो घर पर हम लोग जाते हैं तो खाना तो खाते जाते हैं, हम लोग का साथ में तो नहीं खाना खाएगा कैसे बाबू। हम लोग कितने तो पंडा ब्राह्मण है, हम लोग कितने तो धोबी है। ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆ ತರ ಕುಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ। ಆ ತರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ನೋಡಿದೆ, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ। આ કપમાં ના પીવાય ને? એ કપમાં નહીં. ત્યાં એમનો દૂધ પોતાનો કપ પીતો. હમણાં અમારા આ પીવે નહીં પાછું બીજા. લે. આવી રહ્યું તમારું. બંધ નહીં થાય। કોઈ એવું કોઈ સાથીદાર છે જ નહીં કે આ બંધ કરો એમ। કે સાહેબ કહેતા હતા કે આમ આગા બેસો તમે થી, આમ પાછળ હાવ બેસતા હતા। નકર પેલા હું ભણવા બેઠી ને ત્યારે હું આગળ જ પહેલો જ નંબર લેતી હતી, પણ આ તો 2-3 વર્ષ ગયા પછી પાછળ બેસાડવા માંડ્યા। કેમ કે છોકરા અભડાવા માંડ્યા। છોકરા કહે કે આ ભંગ્યા છે સાહેબ, અમને પાછળ બેસાડો। પહેલેથી જ કરતા હતા પણ અમે કાંઈ મનમાં લેતા નતા। અમે કીધું હવે આ દરરોજનું થઈ ગયું, હવે આવી રીતે કરશે તો ભણશું કેવી રીતે। એટલે પછી અમે છઠ્ઠામાં જ્યારે સમજૂતી પડી ત્યારે કીધું એટલે અમે ઉતરી ગયા। પછી ઘણું હતું કે નર્સ બનશું ને ડોક્ટર બનશું ને એવું બધું હતું, પણ શું બધું ભાંગી ગયું। એટલે પછી હવે ભણવાનું કાંઈ રહ્યું નહીં, પછી શું બનવાનો કોઈ ખોલો જ નતો ને। આમ ઘણું દુઃખ લાગે પણ શું થાય, શી ખબર। जब तक वो मन से नहीं जाएगी, हमारे दिल से हम निकाल नहीं फेंकेंगे, तब तक कास्ट चली ही नहीं जाएंगे। क्योंकि ये सोच का ही मामला है। हमने सोच बनाई है, ये लोअर कास्ट है, मैं अपर कास्ट हूँ। जब वो सोच खत्म हो जाएगी तब ऑब्वियसली कास्ट भी खत्म हो जाएगी।
विश्व के सभी जो जीवित 12 धर्म हैं, वो 12 धर्म यहाँ श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हो। जिस देश में अलग अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएं हो, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियां हो, हर एक की अलग प्रायोरिटी हो, यहां ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहां प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो, ऐसी विविधताओं से भरा वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एक आध कानून बनाते हैं तो दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापस लाना पड़ता है। हम ही सदन का हमारा अनुभव है, हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है। उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। अम्बेडकर की विशेषता की ओर हम नजर करें। दीर्घदृष्टा और महापुरुष कैसे होते हैं, इसका उदाहरण है कि अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घदृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक है, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। कभी कभी मुझे लगता है हम भी जानते हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है और एक आध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो चुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुप जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया
और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। अपने साथ इतनी कठिनाइयां हुई और इतना यातनाएं हुई, उसके बावजूद भी हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है। सबको जोड़ने का प्रयास है, सबको समाहित करने का प्रयास है। And we believe that the future is what we make it. We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution that protects the rights of all Indians. Since 1947, India has produced many great men and women who have sacrificed and dedicated their lives to the nation. As we enter the 66th year of independence, there is no doubt about the debt this country owes to all these great Indians. Here it's been our endeavor to find out who amongst them, in a sense, is the greatest Indian. So yes, indeed, after millions of votes, weeks of debate, on this unique History TV18 CNN IBN initiative, along with our print partners Outlook India, the people of India have decided whom they believe should be honored as the greatest Indian since the Mahatma, the greatest Indian since 1947. Yes, indeed it is. No more words now. Let's find out who is the greatest Indian since 1947. As chosen by an on-ground poll, an eminent jury, and a popular vote. The greatest Indian since 1947, since the Mahatma, as chosen by the viewers, B.R. Ambedkar. Are you surprised at all with the choice of B.R. Ambedkar as the greatest Indian since the Mahatma? No, I'm not. I just feel that in a country as diverse as ours, and with so many restrictions and so many problems that Shabana has been mentioning about, for someone to structure a constitution that is going to take care of it, and for so many other greats that came after him to follow that constitution to the T, is the greatness of Baba Saheb Ambedkar. When we were growing up, for us, Baba Saheb Ambedkar was an intellectual who gave India one of the finest constitutions that we've ever had. And I hope that is how the generation after ours remembers him by. And I hope contemporary India allows the next India to remember him as the intellectual he was, and for the sense of equality and a fair play he stood for, not for anything else. I think that it's very important that we revisit him at this time as the greatest Indian, because what he gave our people is justice and equality, justice to those who had historically been denied justice. And we can only call ourselves a civilized nation if we work towards repairing the harm that we have caused generations of people. So, Adab and Salam, Dr. Bhim Rao Ambedkar. I think today's generation has learned about Baba Saheb Ambedkar only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. Baba Saheb Ambedkar, we salute you. The nation salutes you.